नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए और राज्य की कानून व्यवस्था, महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों और कांशी राम स्मारक के रखरखाव की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बेटियां और किशोरियां सबसे असुरक्षित हैं और दलितों के खिलाफ अत्याचारों के मामले में भी राज्य सबसे आगे है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झूठ बोलने में नंबर 1 है और मुकदमों के मामले में एक विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कांशी राम स्मारक के रखरखाव की स्थिति पर भी सवाल उठाया है, यह कहते हुए कि अगर भाजपा ने सही रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग फीका नहीं होता। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया और कहा कि हमने आज एक साथ यह संकल्प लिया है कि हम पीडीए को मजबूत करेंगे और साथ ही सामाजिक न्याय के मार्ग और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और अधिक सशक्त करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में पीडीए के तहत एक सामाजिक न्याय की सरकार स्थापित हो सके। और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जिन्होंने आज मान्यवर काशीराम जी को याद करने के लिए एक कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में, राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में कराने का काम किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत से साथियों के जो विचार और जो उन्होंने पक्ष रखा कि आज की परिस्थितियों में आज के राजनीतिक जो संघर्ष है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, माननीय काशीराम जी, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, और लगातार जो संघर्ष का रास्ता है उसको अपना करके हमें सबको मिलकर के जहां पीडीए को मजबूत करना है, वहीं सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। समाजवादी पार्टी, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे यहां साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। रायबरेली में जो है अयोध्या वाल्मीकि की हत्या कर दी गई सर। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सबका, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी
खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर। तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ पेड़ों का रखरखाव, और अगर पूरा आज चारों तरफ देखोगे, मूलश्री के पेड़ लगाना, कैजरोनिया का पेड़ लगाना, कचनार के पेड़ लगाना, उसके अंदर कचनार के पेड़ लगे हैं, क्रोसिया के पेड़ लगवाए, मूलश्री के और पेड़ बढ़वा दिए, जो पीपल सूख गए थे उनको और लगवा दिया। सच्चाई तो यह है, पत्थरों का रंग आज भी अगर आप देखोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। आज देख करके आइए, पत्थरों का रंग काला है। तो ये कौन सा मेंटेनेंस कर रहे थे, ये कौन सा रखरखाव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो सकता है सांठगांठ होगी, इसको भी बेच दें। देख लीजिएगा आप, लखनऊ की कीमती जमीनें भारतीय जनता पार्टी बेचने का प्रयास करेगी। जबकि वह रैली थी, कई जिलों में देखा जाए तो सामाजिक कार्यक्रम ऑलरेडी इस पे हो रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। बीजेपी ने आरोप ये भी लगाया कि आपकी सरकार ने बड़ी योजनाएं बंद कर दी हैं। क्या ऐसा हमें तो नहीं लगा? रात में 8 बजे बताया कि परमिशन कैंसिल कर दिया कि सामाजिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। किसी बीजेपी नेता ने इस पर उंगली की थी। उस पर आप क्या कहें? क्या ऐसा नहीं बीजेपी गुलाम बनाना चाह रही है? नहीं, बीजेपी गुलाम नहीं, हम लोगों को मजदूर बना के हम लोगों से काम लेना चाहती है। इसलिए सावधान हो जाओ आप भी। पीडीए में आधी आबादी भी है। आपका दुख, तकलीफ, परेशानी देखकर ये लग रहा कि आप भी हमारी पीड़ा से बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। जो पीड़ा हमारी है वो आपकी भी पीड़ा है। हम सबको एक ही दुख है। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। नहीं तो ये तो आप कर सकते हैं, ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है। ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। और मैं तो आपसे चाहूंगा कि अगर कंपैरिजन हो जाए
तो आप कंपैरिजन जरूर कीजिएगा, और अगर आप कहोगे तो हम पे तो ग्राफ बने हुए, कई ग्राफ बने हुए, अभी हम जारी कर देते हैं ग्राफ, अभी स्क्रीन पे ले आते हैं आपके लिए ग्राफ कुछ। तो एक तो आपको कई ग्राफ हम स्क्रीन पे ले आएंगे, आप देख लीजिए, अगर आपको सूट करता हो तो कुछ सूट आपको भी करेगा। इसमें कई मुकदमों के हम दिखा सकते हैं आपको, लीजिए अभी आ जाएगा स्क्रीन पर। और ये डेटा हमारा आपका नहीं है, वो तो सरकार का डेटा जो है वो एनसीआर भी देती है। स्थलों की बात हो रही, स्मारकों की बात हो रही, तो जनेश्वर मिश्रा पार्क का इस वक्त जो स्थिति है उसका कुछ कहेंगे आप? उसमें यहाँ के सांसद जी और डिफेंस मिनिस्टर जी के अलावा जिन जिन के नाम लिखे सब हटा दिए जाएंगे। सर रायबरेली में सर हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी सर। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है, बगल के जिले में आपको याद होगा एक पासी समाज के बेटे के साथ आप भी कई घटनाओं में गए हैं, क्या क्या व्यवहार हुआ है, थानों में क्या व्यवहार हो रहा है, और भेदभाव हो रहा है हर स्तर पे। इनके लोग अन्याय करते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं। और बगल के जिले में हमारा डेलीगेशन गया, ये जो वाल्मीकि बेटे के जो घटना हुई है वाल्मीकि और फतेहपुर का जो है, सबसे पहले समाजवादी मीडिया सेल ने इस बात को उठाया, हमारे लोग पहुंच गए और हमने उनसे कहा कि जरूर जाना इस परिवार से। और ये एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। थानों में भेदभाव है, थानों की पोस्टिंग में भेदभाव है। जब पीडीए का ग्राफ हम लोग जारी करते थे तो ये ऑनलाइन जो नाम होते थे उनको हटा देते थे और कहते हैं कि डेटा गलत दे रहा हूं मैं, क्योंकि पीडीए के लोग वहां नहीं हैं, इसलिए पीडीए के लोगों पे ही अन्याय हो रहा है। वो जाए कहां अपनी बात कहने। सर लखनऊ में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, पिता समेत 3 बेटों की हत्या कर दी गई, चाहे वो कानपुर में कल ब्लास्ट हुआ, फतेहपुर में हुआ, लखनऊ के MIT कॉलेज के पास पिता समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई और उसमें कार्यवाही। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। सर बरेली की घटना पर क्या आपकी नजर है सर? क्योंकि कल आपको बरेली उतरना था, वो तमाम चीजें विवाद में रही, आपका वो मुझे उसको नहीं जाने दिया। न केवल डेलीगेशन, न मुझे जाने दे रहे थे वो, और आप लोग भी जानते होंगे और हमारे ऑफिस के कई कर्मचारी और कई हमारे साथ जो ऑफिस को देखते हैं वो लोग जानते होंगे, और पॉलिटिकल लोग बरेली के जानते हैं। सरकार और अधिकारी इस प्रयास में थे कि मैं जाऊं ही नहीं, बरेली न उतरूं, बाई रोड न जाऊं, रामपुर भी न पहुंच पाऊं। बहुत झगड़ा करने के बाद, बहुत अपनी बात को मनवाने के लिए या उनकी बातों को मानने के लिए कितनी बातचीत की होगी उन्होंने, तब जाकर के रास्ता निकला। और सच्चाई ये है कि बरेली का जो कुछ हुआ है बरेली में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अगर लखनऊ में घटना हो रही है और 3 लोग मर रहे हैं, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जब पहले से ऐलान है कोई सी बात को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या करी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके ये कराया, और इसलिए कराया कि जिससे कि उन्हें पॉलिटिकल लाभ मिल सके। ये वही लोग हैं जो जगह जगह रह करके भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली मदद करते रहे। याद कीजिए, ये जिलाधिकारी वही है जब मंच से मुझे कहना पड़ा था कि अगर चुनाव को हराने जिताने के लिए आपको अधिकारियों के माध्यम से, पोस्टिंग के माध्यम से BLO कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कहां पुलिस जाएगी, किसके यहां छापा मारेगी, हमने कहा तुम्हें इतना ही शौक है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का, तो क्यों नहीं आप भी चुनाव लड़ लेते हो। इन्होंने कटेरी विधानसभा हराई थी क्योंकि अंबेडकर नगर छोटा जिला है, अधिकारी बड़ा जिला चाहते हैं। कटेरी विधानसभा के जिताने के लिए उन जिलाधिकारी महोदय को बड़ा जिला बरेली मिला है। अब बड़ा जिला मिलने का मतलब आप समझते होंगे।
और ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। रोशनी की रात को, बराफात को, वहां पर वो लोग या जो भी रहते थे समाज के सेवा करते थे, धार्मिक हमेशा सेवा हुई है। कोई पहली बार सेवा नहीं हो रही थी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो, क्योंकि 100 उसमें पुलिस के अधिकारी चले जाएंगे। उसमें सुनने में आया है बड़े बड़े लोगों का झगड़ा है, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनमें झगड़ा है, उनमें आपस में है कसाकसी, क्या बोलेंगे आप, खींचतान, आपस में साजिश है, कौन नीचे हो जाए, कौन पोस्टिंग से बाहर चला जाए, किसको दिल्ली जाना है। सोचिए आप लोग बात ही नहीं पकड़ रहे हो। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना करप्शन छिपाने के लिए, अब बरेली में तो बुलडोजर चल रहा है। एक लेखपाल का पता लगा 100 करोड़ कमा लिए उसने, एक लेखपाल। तो सोचो वो 100 अधिकारी जो कर्मचारी पुलिस के रहे होंगे, उन कड़ियों में उन लोगों ने कितना कमाया होगा। जो जीरो करप्शन बोलने वाले, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले, आखिरकार अखिलेश दुबे क्यों बचा रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जो बरेली में बुलडोजर चल रहा है वो केवल ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का कौन है, इसमें गरीब कौन है, मुसलमान कौन है, केवल उनकी सूची बनाई जा रही है। पूरे बरेली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इल्लीगल बिल्डिंग बने हुए हैं, इल्लीगल सूची है, डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सूची है, लेकिन वहां के जिलाधिकारी उन पर नहीं चलवाएंगे बुलडोजर। उन पे चलवाएंगे कैसे? सुनने में आया था, हमने तो अखबार में पढ़ा था, एक कोई बड़ा उद्योगपति थे, उन पर जीएसटी चोरी का 100 करोड़ का आरोप लगा था बरेली में, 100 करोड़ का लगभग। आपको पूछना चाहिए कि भाई जीएसटी का चोरी का या जीएसटी का कोई हिसाब किताब गलत में या कुछ बना था, आरोप लगा था, सुनने का आरोप खत्म हो गया, सब मामला रफा दफा हो गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ये भी रिपोर्ट है सर कि जो कि सरकार जो हमें तारीफ किया गया उसके बाद अगर प्रताड़ना से ब्रेन हेमरेज हो रहा है तो बहुतों को हुआ है, तो कुछ को होने वाला होगा। ऐसा नहीं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, कभी भी किसी के स्वास्थ्य को लेकर के हम लोगों को कोई बात नहीं कहनी है, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। हमारी उनसे अच्छी मुलाकात हुई और हमेशा अच्छी मुलाकात होगी। अभी आगे उनके लिए आप क्या देखते हैं? क्या कानूनी लड़ाई का इंतजार करेंगे या फिर जैसा आपने कहा कि बड़े मजबूत दरख्त हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी? 2 बुलडोजर चले हैं और लगभग बताया जा रहा है 1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चला। क्या उन गरीबों को, जो गरीब बाहर रह रहे थे, क्या उनको आशियाना का कोई प्रावधान नहीं है उनके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर के। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है हम लोग, और गरीब के ऊपर बुलडोजर है उसके पूरा खिलाफ है। आखिर बसने किसने दिया, रहने किसने दिया? आप उनको हाउसिंग नहीं दे रहे, उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं करने दे रहे। और याद होगा आपको, गोमती के किनारे और जहां नाला जुड़ता था कुकरेल, ये पहली सरकार है जो नाले पे रिवर फ्रंट बना रही थी। उनको बेघर किया, क्या मिला? क्या मिला उनको? ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। सर, बरेली में छोटे बच्चों को जो पुलिस अरेस्ट कर रही है, बहुत सारे घर वालों का आरोप है कि वो उस घटना में थे भी नहीं, लेकिन उनको भी उठा रही है पुलिस। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि झूठे मुकदमे ना लगें, उनके साथ अन्याय न हो, और सरकार अपना पॉलिटिकल स्वार्थ वहां है उनका, अन्याय इसलिए कर रहे हैं जिससे पॉलिटिकल लाभ ले सकें। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और जो उन्होंने कानपुर से शुरू कराया, अखिलेश दुबे को बचाने के लिए कानपुर से शुरू किया,
और उसमें हमारे मीडिया के भी साथी उसको साथ दे रहे हैं। कानपुर से शुरू हुआ। इनकाउंटर के नाम कितने अच्छे रखे हैं, लंगा इनकाउंटर, छोटा इनकाउंटर, बड़ा इनकाउंटर, किस तरह के सर, लखनऊ के सुगामो क्षेत्र में एक मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी थी, इसका अनावरण होना था 30 तारीख को, मगर वो किसी कारणवश नहीं हो पाया और वहाँ पे 5,000 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो कोई कारण बताया होगा सरकार ने, अधिकारियों ने। कफ सिरप से 2 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूपी में भी छापेमारी चल रही, लेकिन देखा जाए तो लगातार बीमारियां बढ़ रही, लगातार लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो जिस संस्था को कफ सिरप को लेकर के प्रमाण पत्र देना था, क्या केमिकल ज्यादा या नहीं जुड़ना, उसमें मिक्स होना था, आखिर क्या किया उन्होंने? वो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही हैं? 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई वहां। वो इसलिए नहीं चल रहा है कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसके मित्र हैं। बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है कि उसके मित्र बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, और कानपुर के लोग सूचना दे रहे हैं कि 100 पुलिस अधिकारी फंस जाएंगे छोटे बड़े मिलकर के। जब लेखपाल पे ही 100 करोड़ निकले हैं तो सोचिए पुलिस के लोगों पे कितना होगा माल। आप खुद ही कह देना कुछ। आरक्षण को लेकर मायावती ने कहा है कि सपा मायावती ने आरक्षण को लेकर कहा है कि सपा आज की रैली में मायावती के टारगेट पर समाजवादी पार्टी उन्होंने सर कहा है कि जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तभी पीडीए याद आता है, जब सरकार में अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं? जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ? मैंने तो आपको पेड़ के नाम भी बताए। बीजेपी वाले बता दें पेड़ के नाम, कौन से पेड़ लगाए। और यहां पर ये चौराया, ये आपका ये ताजमहल, वो सॉरी होटल ताज के पास 1090 के बाद जब आप परिवर्तन चौराया, समता मूलक चौराहे पर जब आप जाएंगे, बाईं तरफ जो पेड़ देखेंगे आप, उसमें बरसात में फूल आते हैं और सेंटेड फ्लावर आते हैं। उस पेड़ से किसी जमाने में जो वो होती आपकी बोतल की ढक्कन बनती थी, वो ट्रीज मानते हैं उसको, कॉक ट्रीज ही बोलते हैं उनको। एक राइट साइड देखेंगे गुलमोहर का बनाया चौराया पूरा। तो हम लोग तो पक्ष में थे। और दूसरा, जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये चौकी उड़ जानी चाहिए और रास्ता होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि समाजवादी सरकार में बिना किसी चीज को टच किए हुए अंडरपास निकाला गया जो जनरेशन पार्क तक पहुंचता है। कोई चीज तोड़ी गई हो तो बताइए आप। उन्होंने यह भी कहा कि कासगंज जिले का नाम बदलने की क्या जरूरत थी, काशीराम जी के नाम पर था आपकी सरकार। तो मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा हम लोग रिवर फ्रंट पे लगा देंगे, उनके लिए 500 मीटर का एक बढ़िया पार्क बनेगा। अभी और जगह खाली है हमारे पास रिवर फ्रंट पे। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला सर। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है कि समाजवादी पार्टी को गुंडा, अपराधी, माफिया कहना। मैं तो आपसे कहता हूं ना, बीजेपी वालों की तस्वीर और हम लोगों की तस्वीर लगा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कौन गुंडा माफिया है। कितनी बार समझाएं हम आपको, मानते नहीं हो आप। सर सवाल है कि मायावती ने आज कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम में ज्यादा जोर इस बात कोई ले जाएगा तो जाएंगे। नहीं, अगर वो नहीं, देखिए क्या है ये, अब देखिए पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है इनका, भारतीय जनता पार्टी का।
इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है? पटना का एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश जी के नाम पर है और जयप्रकाश जी के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग समर्पित म्यूजियम, सोशलिस्ट म्यूजियम, जहां लोग जाकर के जेपी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इन्होंने बंद कर दिया और बेचने की तैयारी है। कभी कभी गलती मैं ही कर देता हूं। मैंने कहा कि हम लोग मिलकर के खरीद लेंगे, तब से बिकना बंद हो गया। जब से हमने ये कहा कि हम सब लोग चंदा लेकर के इसको ले लेंगे, क्योंकि हमारा इससे पॉलिटिकल इमोशनल कनेक्ट है। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उस समय पुराने सोशलिस्ट लोग थे, और लोहिया पार्क के बगल की जगह है। किसी भी लीडर का इतना अच्छा म्यूजियम नहीं है। हालांकि लीडर्स के मेमोरियल बने हैं, लेकिन अगर लीडर के जो म्यूजियम होता है उसके बारे में जानकारी होती, इससे अच्छी कहीं नहीं है। और इसमें ओमपुरी जी की आवाज भी थी, अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज थी। और कहोगे तो मैं चलवाऊंगा भी, वो अगर ऐड होगा तो देखिए आप जेपी नायसी क्या था। सवाल ये है, मायावती जी ने जो आज कार्यक्रम किया वो इतना मजबूत दिखाने की कोशिश की कि उनका दलित वोटर है, कोर वोटर को वापस लाने की कोशिश कर रही है। और आपका जो मूवमेंट है पीडीए का, उसमें दलित के वोट पे सेम लगाने की कोशिश। देखिए, हर आप और हम सब लोग जो बैठे लोग हैं, उनके भाषण में सबने अपनी अपनी बात निकाल ली जो जिनको सूट करती थी। हमें भी एक बात अच्छी लगी, उनके भाषण में एक बात बहुत अच्छी लगी, वो हमने अपने मन में रख ली। आप सोचो क्या होगी बात? नहीं, एक बात और कही उन्होंने। क्या होता है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन जो ओरिजिनल आंदोलन है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। उन्होंने कहा कि हम किसी को समझौता करते हैं, वो वोट हमारा ले लेते हैं, लेकिन वोट हमारा नहीं देते। क्या कहा उन्होंने शब्द? किनके लिए कहा बताओ? नहीं, हमारे लिए नहीं कहा। देखो, नहीं, हम पे आरोप नहीं लगा। वो फिर सुनिए आप भाषण। पिछली बार उन्होंने यही कहा था कि सीटें नहीं, पिछली बार देखिए गलत बात। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते, उनके 10 जीते। तो देखिए, उनके भाषण से भी हमने कुछ सीखा है। अब अगर आप पूछो क्या भाषण दिया उन्होंने, क्या कहा कि कुछ लोग हमारा वोट ले लेते हैं लेकिन अपना वोट नहीं देते हैं। नहीं, आप समझे ही नहीं बात को। फिर सुनो भाषण। पत्रकार बनते हो लेकिन भाषण नहीं सुनते हो। क्यों इतने बड़े पत्रकार मत बनो यार, जो भाषण भी नहीं सुना तुमने। कहीं सुनिए दोबारा, अगर यूट्यूब पे हो दोबारा लगाइए वो लाइन। किसके लिए कहा जा रहा है बताइए? जब भी गठबंधन हम अन्य पार्टियों से करते हैं, अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं, जिनको वोट हम देते हैं वो देते ही नहीं वोट हमें। हाँ, ये इसने सुना है। देखिए, तुम सुने ही नहीं। नहीं, ट्विस्ट नहीं किया मैंने। फिर सुन लो। अखिलेश जी, ये माना जाए कि नेताओं का गठबंधन हो जाता है, कार्यकर्ताओं और वोटर्स का नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए भी हो सकती है समस्या। नंबर 3 पे कौन सा? नंबर 2 पे दल कौन सा है? बीजेपी। लोकसभा के चुनाव में कौन है नंबर 2 पे? हारे नहीं हारे। और प्रधानमंत्री जी वोट से हारे। पहले कितने वोट से जीते थे और इस बार कितने से जीते? तो कितने लाख वोटों से प्रधानमंत्री जी हार गए बताइए? हाँ, रविदास जीत गए होते। ये थोड़ा तेज चलते रहते, ये चलते रहे। मैंने से कहा आप चलते रहना, धीरे धीरे चलते रहिए। थोड़ा तेज चलते तो जीत गए होते। मायावती ने ये भी कहा कि कांग्रेस में आपातकाल लगाकर नहीं, तो ये तो देखिए, समाजवादी सरकार बनेगी, व्यवस्था अच्छी लागू करेंगे, कोई बात नहीं, तो लगा देंगे बिजली। उसमें क्या? अरे एक मिनट, इनकी मत बोलिए। तो बताओ प्लांट कहाँ लगाया बीजेपी ने? कोई एक लगाया हो तो बता दो। अगर मुख्यमंत्री ने कभी कहा हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं कहा उन्होंने। अरे हम कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं समाजवादी, नहीं एक मिनट, हम कह दे रहे हैं समाजवादी सरकार बनते ही 1 हफ्ते में उस गांव में पूरी बिजली पहुंचा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर
और कई गांव में समाजवादियों ने बिजली फ्री पहुंचाई थी। फ्री, गांव के लोगों को फ्री बिजली मिले। एक व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने की थी कि उस गांव में फ्री बिजली मिलती थी, और उसके गांव के उद्घाटन के लिए उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। उनके अलावा और भी उत्तर प्रदेश में उन्नाव में, रायबरेली में कई गांव दिए थे मैंने। 24 घंटे बिजली। अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारी जेब में कुछ ले जाओ जो कर सकते हो तो। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी करेंगे हम। और ये हम पत्र लिखेंगे, देंगे बिजली मंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, पत्र लिखेंगे। एक गांव जो आपने बताया है, चौधरी साहब आप गांव लेना, मैं लिखूंगा पत्र। अब मुझे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पत्र, हाँ करवा देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन हम यूपी में चाहते हैं कि एक ही फेज में पूरा इलेक्शन हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन बोलने वालों से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वन फेज में हो। वन फेज, जो लोग वन फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी लिए घूम रहे हैं। चुनाव आयोग से एक वो था, 10 दिन पहले आप वोट में नाम नहीं है तो लिस्ट में चढ़वा सकते हैं, तो वो तो आखिरी दिन तक लिखवा सकते हैं नाम, जब तक नॉमिनेशन के तक ना। नहीं रूल्स है ना, आखिरी तक। हाँ आखिरी तक। सर, किसानों को लेकर के सवाल है कि गन्ना प्राइस सत्र आने वाला है। पिछले साल भी गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा था, इस बार क्या उम्मीद है? और सर, बुआई का सत्र भी आने वाला है, इसमें गेहूं और मसूर सरसों बोया जाएगा। खाद की उपलब्धता पे पिछले धान की बुआई में जिस तरीके से मार पड़ी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने भी कई वीडियो शेयर किए थे। खाद की उपलब्धता को देख रहे हैं, डीएपी, यूरिया और डीएपी। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं करा पाई है। किसानों को कहीं भी खाद नहीं दे पाई। किसानों को अपमानित होना पड़ा, किसानों को रात भर लाइन में लगना पड़ा, बरसात में तकलीफ परेशानी के साथ परिवार की महिलाओं को लाइन में लगना पड़ा। कई जगह लोगों की जान चली गई, कई जगह लाठी खाई, कई जगह अधिकारियों ने अपमानित किया, और लाख समाजवादी पार्टी के कहने के बाद भी, जागरूक करने के बाद भी कहीं खाद उपलब्ध नहीं है। और उनकी सरकार के लोग कहते हैं खाद हर जगह है, मौजूद है खाद। फसल का जो नुकसान हुआ, अभी जो बारिश हुई उससे जो नुकसान हुआ, कन्नौज का मैंने वीडियो शेयर किया, पूरा आलू बर्बाद हो गया। काश्तकार किसान को क्या स्कीम बनाई? मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से भेड़ियों को देखने जाते हैं, भेड़ियों को देखने के लिए हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर से मक्का भी देखने गए थे। बताओ, मक्का 1 किलो भी खरीदी हो सरकार ने। सर, हेलीकॉप्टर से भुट्टे में मक्का कैसे दिखता है? अरे मक्का खेत देखने गए थे, भुट्टा देख रहे थे। इनको ऐसा है ना, एक काम करना, इनके लिए भी इलाज है। ये जो बात कह रहे हैं कि भुट्टा नहीं दिखाई दे रहा हो हेलीकॉप्टर से, तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आंख कमजोर होगी तो नहीं देख पाएंगे। खैर, उम्र के हिसाब से सबकी आंख कमजोर होती है। खैर, आप रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट में जाइए, रिमोट सेंसिंग, उसमें वो दिखा देंगे कि सैटेलाइट से क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। फसल कितनी तैयार हो गई है, फसल का रंग बदलता है तो बता देंगे कब तैयार हो जाएगी फसल कटने के लिए, तो वो पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर जाने की जरूरत ही नहीं थी, और मक्का नहीं खरीदेगा। सवाल यह है कि किसान को यह कहा कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से मुनाफाखोरी बढ़ी है, ये सरकार अपने लोगों को मुनाफा पहुंचवा रही है। जब मुनाफा कम नहीं होगा तो महंगाई भी कम नहीं होगी। ये अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आप बताइए, पूरा का पूरा रिफाइंड तेल बाहर से आ रहा है। किसान के लिए हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था कन्नौज में, एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसान के लिए, ये फसल के लिए और खासकर सब्जियों के लिए
कि उनको लाभ मिलेगा और लाभ जल्दी मिलेगा उन्हें। इसी तरह पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट लगाया था। ये गाय को तो बहुत प्रेम करते हैं ना, गोबर से तिलक भी करते हैं, सुना है। हाँ, गाय मां, गाय का एक स्थान अलग है, गाय मां का, हम उसमें बहस में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला काऊ मिल्क प्लांट लगाया कन्नौज में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और हेमा मालिनी जी ने किया, वो आज बंद हो गया है। सबसे मॉडर्न प्लांट जिसमें टेट्रा पैकिंग थी। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी के सरकार में जो जो काम किसानों के लिए हुए थे, मंडियां बंद कर दी, किसान बाजार बंद कर दिए। इस एक्सप्रेसवे के किनारे इसलिए मंडी बनी थी जिससे कि किसानों को लाभ मिल जाए और जल्दी किसान की पैदावार मंडी तक पहुंच जाए और मंडी से बड़े बड़े बाजार पहुंच जाएं। यही दुनिया के मॉडल हैं। मैं खुद जर्मनी में एक देख के आया था किसानों की मंडी। मैं खुद फ्रांस में एक मंडी देख करके आया था और मैंने मंडी के अधिकारियों को भेजा था फ्रांस में, पेरिस में, देख करके आओ कि किस तरीके से किसान आते हैं, किस तरह रेट मिलता है, किस तरह पैकेजिंग होती है, किस तरह सामान पहुंचता है बाजार तक। और उसके बाद एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बनाई थी। अब बताओ, सुना है मुख्यमंत्री इस समय श्लोक पढ़ रहे हैं कुछ संस्कृत के। मंडियां बंद कर दी, मंडियां नहीं चालू है, बताइए आप। और गन्ना का मूल तो बढ़ा ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं है धान की खरीद की भी। अभी आपने गाय की बात करी, हमारा सांड को लेकर के आप क्या कहेंगे? तुम्हारा कुछ नहीं है, सांड देख ही नहीं पाएगा, तुम इतने छोटे हो। सांड अटैक बड़े को करता है, तुम पे अटैक नहीं होगा। ये हमारा पत्रकार साथी ने सही सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों की जान गई है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और मुख्यमंत्री कार्यालय के भी कुछ लोगों की जान गई है इन्हीं जानवर से टकराने से। सदन में उठाया, हम लोगों ने लोकसभा में उठाया और प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से कहा कि 15 दिन के अंदर अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। अब वो बात बन ही नहीं रही है लखनऊ दिल्ली में। लखनऊ वाले मानते नहीं किसी की बात, वो भी वैसे ही हैं बिल्कुल। लखनऊ वाले भी बात नहीं मान रहे, तुम्हारी वाली बात है। बिजली कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वर्टिकल व्यवस्था लागू हुई है, कह रहे नौकरियां चली जाएंगी, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं जो कि बहुत तेज भागते हैं। बिजली विभाग को बर्बाद कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, बिजली विभाग को पूरा चौपट कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। जिस तरह ये साथी बता रहा है सड़कें खराब कर दी सांडों ने, उसी तरह मुख्यमंत्री ने खराब कर दिया पूरा बिजली का डिपार्टमेंट। अरे रुक जा भाई, बिजली सांड से प्रेम है इनको। अभी रुक जा। तो ये जो बिजली विभाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। बिजली सस्ती होती, बिजली 24 घंटे मिलती, बिजली की व्यवस्था अच्छी चलती। ये मीटर जो तेज भाग रहे हैं उनका जो मानक है उसके हिसाब से मीटर लगते, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मीटरों को भी जिससे खरीदा गया उसे ऑबलाइज किया जा रहा है। तो बिजली विभाग को चौपट करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। बिजली बनाने का जो कारखाने थे आपके कानपुर का 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, एक यूनिट, वो पता नहीं अभी तक नहीं चालू कर पाए पनकी वाली। निवेली लिग्नाइट का जो प्लांट लगा था उस समय सपा और कांग्रेस से मिलकर के लगाया था। उस समय कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, जायसवाल जी मंत्री थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम कारखाना लगाना चाहते हैं, पूरा सहयोग किया और उसका परिणाम है आप देख के आएंगे, घाटमपुर में बिजली का कारखाना लगाया निवेली लिग्नाइट का, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। एटा में लगाया प्लांट,
वो भी पूरा नहीं करा पाए ये लोग अभी तक। तो ये बिजली तो बना ही नहीं रहे, और जितनी बनानी चाहिए थी अगर बना देते तो सस्ती बिजली होती। आज सब स्टेशन नहीं बनाए, ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई, केवल पैसा कमाना इनको, बस प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हैं जिससे इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा न लेना पड़े, कंपनी से सीधा ले ले पैसा, बस। ये भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है सब। और हमारा साथी जो कह रहा है पुराना लखनऊ, ये लखनऊ शहर या हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर हैं, उन शहरों को अच्छा बनाने के लिए इसीलिए हम लोगों ने जो मीटिंग की इधर, उसमें कहा कि लोकल मैनिफेस्टो होगा। एक स्टेट लेवल पर तो हम लोग अपनी बात रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की है और चीजों की, लेकिन लोकल मैनिफेस्टो भी बनाएंगे जिससे वहां का कारोबार बढ़ सके और वहां का शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। ये जो जगह का नाम ले रहे हैं, जो घंटाघर के आसपास का इलाका, और लखनऊ और भी अच्छा बन जाता। समाजवादियों की सरकार रही होती तो रिवर फ्रंट में भी बहुत अच्छी चीजें हो रही होती, उसको भी अच्छा बनाते। और ये जो पुराना हेरिटेज एरिया हमारा डेवलपमेंट टूरिज्म के लिए, इसमें सुनने में आया कि 10 बजे के बाद तो बहुत भीड़ होती है। अब रेस्टोरेंट चालू हो गए हैं, लाइटें तो इसलिए बंद कर दी है कि समाजवादियों को काम न दिखाई दे। नहीं, मैं सैफे जाऊंगा, क्योंकि जो नेताजी का स्मारक बनवा रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। आज भी एक साथी आए थे काशीपुर से, वो हमारा सहयोग करके गए हैं। तो वो स्मारक हम लोग नेताजी का मेमोरियल और सोशलिस्ट म्यूजियम या मेमोरियल वहीं बना रहे हैं सैफई, क्योंकि सैफई से उनको बहुत लगाव था नेताजी को। अरे यार, क्यों तुम उनका सवाल पूछते हो? उनसे कहो इस्तीफा दो, सब विधायक यहाँ ले आओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। क्या को दिमाग लगाना उसमें, क्यों दिमाग लगाना? उनसे कहिए कि खुद, तो वो मैंने सॉल्यूशन दिया ना, उनसे आप कहना कि आप अपने सब साथियों को पकड़िए और एक दूसरे साथी को और लीजिए, सब सरकार से हटिए। आज कह दें सरकार से हट रहे हैं तो कल कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। उन्होंने अपनी 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करी, उसके तुरंत बाद उनको रामद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी, मतलब उन्हीं के लोग जो भाजपा के फैल थे, वो भी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सामाजिक पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति और सामाजिक न्याय की दिशा में पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।